दोस्तों, आज की कहानी है। कई दिनों से तनुश्री अपने बेटे अभय को कुछ बेचैन सा देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी छोटी से छोटी बात माँ को बताने वाला अभय अपनी परेशानी के बारे में कुछ बता क्यों नहीं रहा है। उसे खुद बेटे से पूछना कुछ ठीक नहीं लगा। आजकल बच्चे कुछ अजीब मूड हो गए हैं। अधिक पूछताछ या दखल अंदाजी से चिढ़ जाते हैं। वह चुप रही। तनुश्री को किचन संभालते हुए रात के 11 बज चुके थे। वह मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में घुस गई। वापसी में मुंह पोंछते पोंछते तनुश्री ने अभय के कमरे के सामने से गुजरते हुए अंदर झांक कर देखा तो वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। वह एक पल को रुककर फोन पर हो रहे वार्तालाप को सुनने लगी। तुम अगर तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। नहीं मानते ना, सही नहीं। अभी मैंने अपने मम्मी पापा से बात नहीं की। उनको अभी से बताकर क्या करूं? पहले तुम्हारे घर वाले तो माने। रोना बंद करो। कोई उपाय सोचो यार। मेरे पास तो उपाय है, तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तनुश्री यह सब सुनने के बाद दबे पांव अपने कमरे की ओर बढ़ गई। पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरी। अभय की बेचैनी का कारण उसकी समझ में आ चुका था। इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहराना चाहता है, पर वह कोशिश जरूर करेगी। माँ बाप का आशीर्वाद क्या सचमुच इतना जरूरी होता है? उस समय वह क्यों नहीं सोच पाई? यह सब प्रेमी को पति के रूप में पाने के लिए उसने कितने ही रिश्ते खो दिए। प्रेम इतना क्षण भंगुर होता है कि उसे जीवन के आधार के रूप में लेना खुद को धोखा देने जैसा है। बच्चों को भी कितने रिश्ते से जीवन भर वंचित रहना पड़ा। कैसा होता है नाना नानी, मामा मामी, मौसी का लाड प्यार? वे कुछ भी तो नहीं जानते। उसकी राह पर चलने वाली उसकी सहेली कमला और पति वेंकटेश ने भी यही कहा था। प्रेम विवाह के बाद थोड़े दिनों तक तो सब नाराज रहते हैं, लेकिन बाद में सब मान जाते हैं। और इसके बहुत से उदाहरण भी दिए थे, पर कोई माना। पिछले साल पिताजी के गुजरने पर उसने इस दुख की घड़ी में सोचा कि माँ से मिल आती हूँ। वेंकटेश ने एक बार उसे समझाने की कोशिश की। तनु, अपमानित होना चाहती हो तो जाओ। अगर उन्हें माफ करना होता तो अब तक कर चुके होते। 26 साल पहले अभय के जन्म के समय भी तुम कोशिश करके देख चुकी हो, पर अब तो बाबा नहीं है। तनुश्री ने कहा था पहले फोन कर लो तब जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तनुश्री ने फोन किया। किसी पुरुष की आवाज थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तपन सरकार बोल रहा हूँ। और आप? तपन का नाम और उसकी आवाज सुनते ही तनुश्री घबरा सी गई। तपन, तपन, हमारे खोकोन, मेरे प्यारे भाई, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी बड़ी दीदी तनुश्री बोल रही हूँ। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा सी गई थी। मेरी तनु दीदी तो बहुत साल पहले ही मर गई थी। इतना कहकर तपन ने फोन पटक दिया था। वह तड़पती रही, रोती रही, फिर गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पति और बच्चों ने दिन रात उसकी सेवा की। सामाजिक नियमों के खिलाफ फैसले लेने वाले को मुआवजा तो भुगतना ही पड़ता है। तनुश्री ने भी भुगता। शादी के बाद वेंकटेश ने माँ बाप भी बहुत दिनों तक उन दोनों से नाराज रहे। वेंकटेश की माँ का रिश्ता अपने भाई के घर से एकदम टूट गया।
कारण उन्होंने अपने बेटे के लिए अपने भाई की बेटी का रिश्ता तय कर रखा था। फिर धीरे धीरे वेंकटेश के माँ बाप ने थोड़ा बहुत आना जाना शुरू कर दिया अपने इकलौते बेटे से। आखिर कब तक वह दूर रहते, पर तनुश्री से वह जीवन भर खींचे खींचे ही रहे। जिस तरह तनुश्री ने प्रेम विवाह किया था, उसी तरह उसकी सहेली कमला ने भी प्रेम विवाह किया था। तनुश्री की कोर्ट मैरिज के 4 दिन पहले कमला और रमेश ने भी कोर्ट मैरिज कर ली थी। उन चारों ने जो कुछ सोचा था नहीं हुआ। दिनों से महीने, महीनों से साल दर साल गुजरते गए। दोनों के माँ बाप टस से मस नहीं हुए। उस तनाव में कमला चिड़चिड़ी हो गई। रमेश से उसके आए दिन झगड़े होने लगे। कई बार तनुश्री और वेंकटेश ने भी उन्हें समझा बुझाकर सामान्य किया था। रमेश पांडे परिवार का था और कमला अग्रवाल परिवार की। उसके पिताजी कपड़े के थोक व्यापारी थे। समाज और बाजार में उनकी बहुत इज्जत थी। उस हिसाब से कमला कुछ ज्यादा ही आजाद किस्म की थी। एक दिन प्रेमानंद कमला रायगढ़ से गाड़ी पकड़कर चुपचाप नागपुर रमेश के पास पहुंच गई। रमेश की अभी नागपुर में नई नई नौकरी लगी थी। वह कमला को इस तरह वहां आया देखकर हैरान रह गया। रमेश बहुत समझदार लड़का था। वह ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहता था, पर कमला घर से बाहर पांव निकालकर एक भूल कर चुकी थी। अब अगर वह साथ ना देता तो बेईमान कहलाता और कमला का जीवन बर्बाद हो जाता। अनिच्छा से ही सही, रमेश को कमला से शादी करनी पड़ी। फिर जीवन भर कमला के माँ बाप ने बेटी का मुंह नहीं देखा। इसके लिए भी कमला अपनी गलती ना मानकर हमेशा रमेश को ही ताने मारती रहती। इन्हीं सब कारणों से दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। तनुश्री के बाबा की भी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वहाँ वेंकटेश आगे की पढ़ाई करते हुए काम सीख रहा था। भिलाई में जब कारखाना बनना शुरू हुआ, वेंकटेश ने भी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। नौकरी लगते ही दोनों ने भागकर शादी कर ली और भिलाई चले गए। बस उसके बाद वहाँ का दाना पानी तनुश्री के भाग्य में नहीं रहा। सालों साल माँ बाप से मिलने की उम्मीद लगाए वह अवसाद से घिरती गई। जीवन जैसे एक मशीन बनकर रह गया। वह हमेशा कुछ न कर पाने की व्यथा के साथ जीती रही। शादी के बाद कुछ महीने इस उम्मीद में गुजरे कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। जब अभय पेट में आया तो 9 महीने वह हर दूसरे दिन माँ को पत्र लिखती रही। अभय के पैदा होने पर उसने क्षमा मांगते हुए माँ के पास आने की इजाज़त मांगी। तनुश्री ने सोचा था कि बच्चे के मोह में उसके माँ बाप उसे अवश्य माफ कर देंगे। कुछ ही दिन बाद उसके भेजे सारे पत्र जो के त्यों बंद उसके पास वापस आ गए। वेंकटेश ने अपने पुराने दोस्त से वहाँ का हालचाल पूछकर तनुश्री को बताता रहता। एक एक कर दोनों भाइयों और बहन की शादी हुई, पर उसे किसी ने याद नहीं किया। बड़े भाई की नई फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। बाबा ने वहीं हिंद मोटर कस्बे में तीनों बच्चों को बंगले बनवाकर गिफ्ट किए। तब भी किसी को तनु याद नहीं आई। वह दूर भिलाई में बैठी हुई उन सारे सुखों को कल्पना में देखती रहती और सोचती कि क्या मिला इस प्यार से उसे। इस प्यार की उसे कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। एक वेंकटेश को पाने के लिए कितने प्यारे रिश्ते छूट गए, कितने ही सुखों से वह वंचित रह गई।
बाबा ने छोटी अपूर्वा की शादी कितने अच्छे परिवार में और कितने सुदर्शन लड़के के साथ की। बहन को भी लड़का दिखाकर उसकी रजामंदी ली थी। कितनी सुखी है अपूर्वा, कितना प्यार करता है उसका पति। ऐसे ही कुछ उसके साथ भी हुआ होता। प्यार तो शादी के बाद अपने आप हो जाता है। जब शादी की बात चलती है, एक दूसरे को देखकर मिलकर अपने आप वह आकर्षण पैदा हो जाता है। इसे प्यार कहते हैं। प्यार करने के बाद शादी की हो या शादी के बाद प्यार किया हो, एक समय बाद वह एक बंधा बंधाया रूटीन, नमक तेल लकड़ी का चक्कर ही तो बनकर रह जाता है। कच्ची उम्र में देखा गया फिल्मी प्यार कुछ ही दिनों बाद हकीकत की जमीन पर फिस हो जाता है। अपने असाध्य से लगते प्रेम के अधूरेपन से हम उबर नहीं पाते। हर चीज दोहराई जाती है संपूर्ण होने की संभावना लेकर, पर सब असंपूर्ण अतृप्त ही रह जाता है। अगले दिन सुबह तनुश्री उठी तो उसके चेहरे पर वह भाव था जिसमें साफ झलकता है कि जैसे कोई फैसला सोच समझकर कर लिया गया है। तनुश्री ने उस लड़की से मिलने का फैसला कर लिया था। उसे अभय की इस शादी पर कोई एतराज नहीं था। उसे पता है कि अभय बहुत समझदार है, उसका चुनाव गलत नहीं होगा। अभय भी वेंकटेश की तरह परिपक्व समझ रखता है, पर कहीं वह लड़की उसकी तरह फिल्मों के रोमानी संसार में ना उड़ रही हो। वह नहीं चाहती थी जो कुछ जीवन में उसने खोया उसकी बहू भी जीवन भर उस तनाव में जिए। अभय ने माँ से काव्या को मिलवा दिया। किसी निश्चय पर पहुँचने के लिए दिल और दिमाग का एक साथ खड़े रहना जरूरी होता है। तनुश्री काव्या को देख सोच रही थी, क्या यह चेहरा मेरा अपना है? किसी क्षण से हमारे बदलने की शुरुआत होती है, हम कभी समझ नहीं पाते। तनु ने अभय को ऑफिस जाने के लिए कह दिया। वह काव्या के साथ कुछ घंटे अकेले रहना चाहती थी। दिन भर दोनों साथ साथ रही। काव्या के विचार तनुश्री से काफ़ी मिलते जुलते थे। तनु ने अपने जीवन के सारे पृष्ठ एक एक कर अपनी होने वाली बहू के समक्ष खोल दिए। कई बार दोनों की आंखें भर भी आई। दोनों एक मत थी, प्रेम के साथ साथ सारे रिश्तों को साथ लेकर चलना है। एक सप्ताह बाद उदास अभय माँ के घुटनों पर सिर रखकर बता रहा था, काव्या के माँ बाप इस शादी के खिलाफ हैं। माँ काव्या कहती है कि हमें उनके हाँ करने का इंतजार करना होगा। उसका कहना है कि वह कभी ना कभी तो मान ही जाएंगे। हाँ, तुम दोनों का प्यार अगर सच्चा है तो आज नहीं तो कल उन्हें मानना ही होगा। इससे तुम दोनों को भी तो अपने प्रेम को परखने का मौका मिलेगा। तनुश्री ने बेटे के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मैं भी काव्या के माँ बाप को समझाने का प्रयास करूंगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं माँ? अभय ने पहलू बदलते हुए कहा। बस तू थोड़ा सा इंतजार कर, तनुश्री बोली। इंतजार कब तक? अभय बेचैनी से बोला। सभी का आशीर्वाद पाने तक का इंतजार, तनुश्री ने कहा। वह सोचने लगी कि आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, वह इंतजार कर लेंगे। आपस में मिल बैठकर एक दूसरे को समझाने और समझने का समय है उनके पास। हमारे पास वह समय ही तो नहीं था, न टेलीफोन और न मोबाइल, ताकि एक दूसरे से लंबी बातचीत कर कोई हल निकाल सकते।
आज बच्चे कोई भी कदम उठाने से पहले एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। समय बदल गया है तो सुविधा और सोच भी बदल गई है। जीवन कितना रहस्यमय होता है। कच्चे दिखने वाले तार भी जाने कहां कहां मजबूती से जुड़ रहते हैं, या कौन जानता है।